गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं क्लास 6 के अध्याय भूगोल का अध्याय 8, जिसका ये भाग 1 है, यानी कि पार्ट 1 है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ पूरी वीडियो को अवश्य देखें। बीच में छोड़ देने के बाद आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि बिना समझे हुए रहेंगे, तो इस प्रकार से आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। तो समय व्यर्थ ना करें, समय बहुत ही मूल्यवान है। तो पूरी वीडियो को देखें ताकि पूरे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पति क्या है और वन्य प्राणी क्या है। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग जानेंगे इसमें जलवायु के बारे में, यानी कि मौसम के बारे में। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, ये भी मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन हो सकता है कि आप समाचार पत्र पढ़ते हो या टेलीविज़न पर देखते हो कि कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे तेज़ सुखाड़ हो गया, कभी सुनते होंगे कि बाढ़ आ गई। तो इस तरीके से मौसम की जानकारी आप प्रतिदिन सुनते हैं या एक दूसरे को बातें करते हुए भी सुनते होंगे। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मौसम क्या होती है? तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन जो होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। अब वायुमंडल तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, वायु का जो खोल है, हवा का खोल है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तथा कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनते जो आपके शरीर को गर्माहट दें। आप हल्के फुल्के वस्त्र फिर पहनना पसंद करते हैं। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत, यानी कि इसके उल्टे, ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र यानी कि गर्माहट देने वाले वस्त्र के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। उन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख 4 प्रकार के मौसम होते हैं, 4 प्रकार की ऋतु होती है, जिसमें पहला है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम होता है, यानी कि इसको शीत ऋतु कहते हैं या सर्दी का मौसम कहते हैं हम। मार्च से मई तक का गर्म मौसम यानी गर्मी का मौसम या ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। इसमें दक्षिण और पश्चिम के भाग से मानसून के कारण वर्षा होती है, तो इसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे शरद ऋतु कहते हैं। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, मानसून लौटता है, तो इसको शरद ऋतु कहते हैं। अब आइए हम एक एक के बारे में जानें। शीत ऋतु। ठंडे मौसम में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। सीधी किरणें नहीं पड़ने के कारण क्या होता है कि उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और इसीलिए इस क्षेत्र में ठंड का मौसम होता है। सामान्यतः पूरे भारत में कम ही तापमान होते हैं, यानी कि पूरे भारत में ठंड का मौसम होता है, लेकिन उत्तरी भाग में कुछ अधिक ठंड होती है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जो होती हैं, यानी कि रेज जो होती हैं, वो अधिकतर सीधी पड़ती है। सीधी सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, ऐसे सीधी पड़ती है। जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है। अब
क्यों तापमान बहुत अधिक हो जाता है? क्योंकि जब सीधी पड़ेंगी तो ज़्यादा कम दूरी तय करना पड़ेगा, तो जब कम दूरी तय करना पड़ेगा किसी चीज़ को, यानी कि सूर्य की किरणों को, तो उससे अधिक गर्मी हो गई। और गर्मी के समय में लू भी चलती है। तो लू क्या होता है? तो दिन के समय गर्म एवं शुष्क यानी कि सूखी जो हवा चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक खेल है। आप लोग ये भी जानते होंगे गर्मी के मौसम में जो मुख्य रूप से हम लोग जो शरबत का उपयोग करते हैं वो है आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज या दही का शरबत बनाते हैं, जैसे छाछ, मट्टा, ये सब आप लोगों ने भी प्रयोग किया होगा। और वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा के ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं। और इनमें वर्षा को की अगर बात करें भाषाओं की, तो जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। उर्दू में बारिश कहा जाता है इसी को, और मराठी में पाउस कहा जाता है, बंगाली में वर्षा कहा जाता है, और इंग्लिश में रेन कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद है अगला मौसम, वह है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, यानी कि इसी समय में मानसून आता है और आगे बढ़ता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब जरा इसको ये समझिए कि ये भारत की दक्षिणी स्थिति है। इधर है आपका अरब सागर इस तरफ, और इस तरफ है आपका बंगाल की खाड़ी। तो जब वायु इधर से इधर की तरफ बहती है, तो इधर से जब इधर की तरफ बहती है तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, फिर इधर उत्तर में हिमालय पर्वत है इधर। तो जब ये यहाँ से इधर की तरफ बढ़ती है तो या तो यहाँ टकराती है या फिर यहाँ टकराती है। तो ये अगर यहाँ पे टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है कि ये ऐसी मुड़ती है, यानी कि बादलों में लगती है। अब बादलों में लगने के कारण ही क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस प्रकार से इस समय में वर्षा होती है। अब इसके बाद है शरद ऋतु, यानी कि मानसून के लौटने का समय। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब देखिए अभी क्या होता है, अरब से सागर से इधर की तरफ चल रही थी, अब क्या होता है कि ये उल्टा अब ऐसे चलने लगती है। तो मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, यानी कि दक्षिणी भागों में वर्षा होती है, जैसे कि तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो इस मौसम में वहाँ पे वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक, अब जलवायु क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत की जलवायु को। अब मानसून शब्द अरबी भाषा का मौसम, अरबी भाषा में कहा जाता है मौसम, मौसम जिसका अर्थ होता है मौसम, तो उसी से निकला है मानसून। भारत की स्थिति कहाँ है? तो उष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंध जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, इसके बीचों बीच ये विषुवत, यहाँ पे ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और यह है मकर रेखा। तो इसके बीच का जो ये भाग है इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो भारत की का अधिकांश जो है ना उष्ण कटिबंध में है, और कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। तो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में की जो कृषि है यानी खेतीबाड़ी है वो वर्षा पर निर्भर है अधिकतर, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका स्थान
ट्यूबवेल इत्यादि ले रहे हैं। अब मानसून से इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी अधिकांश हिस्से में जो कृषि है, खेती बाड़ी है, वो वर्षा पर निर्भर है। खास करके धान की फसल यानी कि चावल की जो खेती होती है वो वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा, और जब पर्याप्त वर्षा होती है तो अच्छी फसल होती है, फसलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। किसी स्थान पर जलवायु मुख्य रूप से 4 चीज़ों पे निर्भर करती है। एक तो यह है कि स्थिति उसकी कैसी है, यानी कि वो समुद्र के पास है या पर्वतीय क्षेत्रों में है या मैदानी भागों में है। उसके समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, और उच्चावच यानी कि ऊंच नीच का होना। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर तथा बीकानेर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि बहुत अधिक गर्मी होती है, जबकि लद्दाख में एक जगह है द्रास और दूसरी जगह है कारगिल, यहाँ पे बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई यानी कि समुद्र तट के किनारे जो क्षेत्र है जैसे मुंबई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि समुद्र किनारे हैं, तो वहाँ का जलवायु मध्यम है। मध्यम मतलब न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा, वे न ही अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। आर्द्र मतलब नमी युक्त है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोसिनराम एक जगह है, यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश यहीं पे होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। अब हम लोग जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीवन यानी कि पेड़ पौधे देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। इनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम में बहुत सारी पत्तियां होती है, बहुत सारी शाखाएं होते हैं। आम, तो कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल का पौधा है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना, अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से यानी कि बिना मनुष्य के लगाए ही उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि वह सभी वनस्पति यानी कि वह सभी पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी किस प्रकार अलग है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण यानी कि जलवायु अलग अलग होने के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये जमीन से लगभग 1.5 मीटर ऊपर, और ये 1.5 मीटर से लेके 5 मीटर तक ये झाड़ी वाली परतें होती है। और उससे ऊपर जो होता है उसको तरुण वृक्ष कहते हैं। तरुण मतलब जवान। और जो 40-20 मीटर तक होता है तरुण, 20 मीटर तक होता है कौन? तरुण वृक्ष। और 40 मीटर तक अगर है तो उसको हम कहेंगे वितान। और 40 मीटर से अधिक यानी 60 मीटर या उससे भी अधिक अगर हो तो उसको हम कहते हैं उद्गामी परत।
ठीक है, आगे अब देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, अब पहले इसको हम समझते हैं। हमें वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जन हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी को अपरदन यानी कि उसके कटाव को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन यानी कि लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं, यानी कि उनका नेचुरल सेटर है। वन यानी कि जो प्राकृतिक रूप से रहने की जगह है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। और प्रतिवर्ष ये जून के महीने में वन महोत्सव मनाया भी जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों के विद्यालय में भी मनाया गया होगा। हालांकि अभी तो नहीं, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का समय है। उससे पहले जब आप होंगे तो उस समय में वन महोत्सव मनाया गया होगा। अब आगे की तरफ हम लोग देखें। अब ये देखिए, पेड़ वनों से हमें क्या क्या मिलता है। इसके बाद है हमारा वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप क्या होते हैं, रेंगने वाले जीव। उभयचर किसे कहते हैं, जो स्थल और जल यानी कि जमीन और जल पे दोनों जगह पे रहते हैं। पक्षियों, स्तनधारी किसे कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कीटों तथा कृमियों यानी कि कृमि मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यानी कि ऊंट कहाँ अधिकतर पाए जाते हैं, भारत के रेगिस्तान यानी कि राजस्थान में, और जंगली गधा कच्छ के रण। कच्छ के रण कहाँ है, तो गुजरात का दलदली हिस्सा है जिसको कच्छ के रण कहे जाते हैं। इस क्षेत्र में गधा अधिक पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू ये सब हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अलावा दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी बहुत अधिक मात्रा है, जिसमें से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। उद्यान मतलब बहुत बड़े बगीचे होते हैं जिसमें पक्षियों को की सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं, जिसे मतलब देश की जो केंद्रीय सरकार है वो इसकी सुरक्षा करता है, इसलिए हम राष्ट्रीय पक्षी उद्यान इसे कहते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये आप बिल्कुल ही बता सकते हो, जैसे कौवा है, मैना है, उसके बाद गौरैया है। तो
इस तरीके से आप 5 क्या कई सारे पक्षियों के नाम बता सकते हो। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन को काटते हैं, जानवरों के शिकार करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है वन में रहने वाले जो जीवों की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, यानी बहुत तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है और उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये सारे जगह जो है ना स्थापित किए गए हैं, जिससे इनकी जो बची हुई जाति हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना बाघ को बचाने के लिए और हस्ती परियोजना हाथियों को बचाने के लिए शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए और वहाँ से ढूंढें, और बिल्कुल मुझे भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि पशु विहार कहाँ कहाँ हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार करें, ताकि इन चीज़ों के लिए उन जानवरों को ना मारा जा सके। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब देखिए प्रवासी पक्षी क्या होती है। तो प्रवासी पक्षी ऐसे पक्षी जो समय के अनुसार अपने जगह को बदलती रहती हैं। जैसे कुछ ऐसे पक्षी हैं, पिनटेल बत्तख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंक, ये प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत ये पक्षी आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे, करेंगे इसका रिवीजन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो वन होते हैं वन 5 प्रकार के हैं, जिसमें वनों को उनकी स्थिति के अनुसार उनको 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरी है कंटीली झाड़ियाँ, चौथी है पर्वतीय वनस्पति तथा 5वीं है मैंग्रोव वन। तो इस प्रकार से 5 वनों को बांटा गया, जिसमें उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाटों की संकरी यानी कि बहुत ही कम चौड़ी में। और इस ऐसे वन में जो मुख्य पौधे हैं वो है महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपको अधिकांश देश में मिल जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपको मिलेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से जो पेड़ पाए जाते हैं वो है साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम इत्यादि। तो उसके बाद है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ आप अंदाज़ा बिल्कुल सही लगा रहे होंगे कि ये रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। राजस्थान, पंजाब, यानी जहाँ पे शुष्क वातावरण होता है यानी कम वर्षा होती है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पे
तथा गुजरात आदि में पाए जाते हैं। तो इसके जो मुख्य पेड़ पौधे हैं वह है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। उसके बाद पर्वतीय वनस्पति है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच ये पाए जाते हैं। और इनके जो पेड़ होते हैं वो शंकुधारी पेड़ कहलाते हैं, यानी कि शंकुआकार इस तरीके का पेड़ होता है। और ये इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि बर्फबारी हो तो इसमें बर्फ न टिके। अब आगे के जो है ना, इसमें जो पर्वतीय वन के कुछ जो प्रमुख पेड़ पौधे हैं वह है चीड़, पाइन, देवदार आदि। उसके बाद है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये जो है ना पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वृक्ष के कारण ही पूरे वन का नाम सुंदरवन पड़ा। तो सुंदरी वृक्ष की यहाँ पे एक प्रजाति है। तो इस प्रकार से ये 5 वन हैं। और इसके बाद कि हम अगली कक्षाएं करेंगे अगले बार, जिसमें कि हम करेंगे अभ्यास, यानी कि पूरे अध्याय का रिवीजन करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, कीप इट अप।